गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल MCS एकेडमी में। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। इस समय हम लोग दोस्तों ज्योग्राफी और पॉलिटी के सेगमेंट्स को देख रहे हैं मेरी क्लासेस के माध्यम से। बाकी और सारे टीचरों के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे। साइंस की क्लासेज आप लोगों को मिल रही है, हिस्ट्री इन्वायरमेंट की क्लासेज मिल रही हैं, साथ ही साथ आप लोगों की इंग्लिश की भी कक्षाएँ सुचारू रूप से चल रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग की स्टडी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग अपने जो ज्योग्राफी वाले पार्ट में है एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि किस क्षेत्र में किस तरह की जलवायु पाई जाती है और जलवायु के आधार पर कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हालांकि बेसिकली आज का टॉपिक जो हमारी प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा जलवायु पर भी कहीं कहीं चर्चा होती रहेगी आपकी इसमें। और देखेंगे कि उस क्षेत्र विशेष की कौन सी वनस्पति इम्पॉर्टेंट है आपको। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग देखेंगे आज वाली क्लास में। और साथ ही साथ देखेंगे कि जो वन रिपोर्ट आपकी आती है, उस भारतीय वन रिपोर्ट जो है उसकी स्थिति 2021 की क्या है, उस माध्यम से किन किन राज्यों में किन जो है ऐसे राज्य हैं जिनके क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वन हैं, या फिर कहिए कि उनके टोटल भूमि के आधार पर जो प्रतिशत है उस पर कितना भूमि पे उनके परसेंटेज के आधार पर वनों का विस्तार है। ये तमाम सारी चीज़ें हम लोग आज जानेंगे और उम्मीद करता हूँ ये सेगमेंट आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नया टॉपिक आज का प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जिसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, उसके बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। आइए आज देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है। पहला प्रश्न हमारा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से हिमालय वनस्पति जाति 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाई 2600 मीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है तथा यह मुख्य रूप से हिमालय के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसका उपयोग भवन निर्माण में भी किया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा वृक्ष है दोस्तों जो कि आपका इसमें पाया जाता है। कहाँ पर? 1800 से ऊंचाई जो इसकी बता रहे हैं, वो कितनी बता रहे हैं आपकी? 1800 से लेकर के 2600 के मध्य में कौन सा है ये क्षेत्र। तो आपको कौन सी वनस्पति है ये आपको बताना है दोस्तों। तो बड़ा ही आपके बारे में इसके बारे में अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। हालांकि प्रश्न बहुत ही आसान है, जिसके बारे में आपको अच्छे से पहले पता होगा। चलिए आप लोग तो प्रयास करिए कि आपको क्या पता है, पहले की क्या जानकारी है। साथ ही साथ मैं कुछ तथ्यों के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ एक एक वनस्पतियाँ दी हुई हैं। पहला साल कह रहा है, दूसरा सागौन कह रहा है, तीसरा कह रहा है स्प्रूस कह रहा है और चौथा कह रहा है देवदार। तो ये वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो देखिए साल के बारे में अगर हम बात कर लें तो साल कैसा वृक्ष है आपका दोस्तों? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का वृक्ष है। कहाँ का है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती वन का एक वृक्ष है साल। ठीक, इसके बारे में आप जान लीजिए। इसकी जो वर्षा इसको प्राप्त होती है, यानी कि उन वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है जहाँ पर आपने देखा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो यहाँ पर लगभग 70 से 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, साल का वृक्ष। तो ये बात हो गई। तो साल तो वृक्ष होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1800 से कह रहा है 2000 मीटर के बीच की ऊंचाई के बारे में कह रहा है, तो ये है नहीं आपका। दूसरा कह रहा है दोस्तों सागौन के बारे में। ठीक है, सागौन के बारे में बात कर रहा है। जस्ट मिनट। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं सागौन के बारे में। देखिए सागौन का एक नाम और भी है जिसको कहते हैं टीक। ठीक है, टीक वृक्ष भी अगर कहीं लिख करके एग्जाम में आ जाता है, आपको मैं स्पष्ट लिख दे रहा हूँ टीक वृक्ष, तो वो भी आप सागौन के बारे में भी बात कर रहे हैं। देखिए साल और सागौन दोनों ही वृक्ष आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष हैं, और ये लगभग जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया 70 से 200 सेंटीमीटर, इस कारण से कि एग्जाम में कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाता है 70 सेंटीमीटर वर्षा। वैसे नॉर्मली आप देखेंगे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र आपको किताबों में आसानी से सुलभता से प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोनों वृक्ष आपके कहाँ के हो गए? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो गए। ये क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा? देखिए कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हिमालय वनस्पति जातियाँ, मतलब हिमालयी वनस्पति जातियाँ हैं ये, जिनकी ऊंचाई बता रहा है 1800 से 2600 मीटर। तो निश्चित तौर से ये जो क्षेत्र पाए जाते हैं ये उत्तर पूर्वी जो भारत के राज्य हैं गिरिपदीय हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति की जलवायु है ये, मतलब जलवायु की वनस्पतियाँ हैं। ठीक है,
पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाई जाती है। ये छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी, उड़ीसा में पाई जाएगी, तो इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ये हिमालयी वनस्पतियां नहीं हैं दोनों, तो इस नाते इसका बिल्कुल होगा ही नहीं। वर्षा भी इनकी 100 से 200 सेंटीमीटर पाई जाती है। ये कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यहाँ ऊंचाई बहुत ज़्यादा दे रहा है। मैंने फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, हिमालय के जो गिरपदीय क्षेत्र हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाएंगे। आपका समझिए कि अपोजिट साइड में, पूर्वी ढाल मतलब ये आपका पश्चिमी घाट है, यानी कि इधर वाले हिस्से में ये पाए जाएंगे आपको। और फिर इनका विस्तार आगे बढ़ता चला जाएगा, फिर छोटा नागपुर पठार वाले हिस्से में पाया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। तो ये जो है आपके साल और सागौन, जिसे टीक भी कहा जाता है, टीक का वृक्ष, कि ये हमारे आसानी से पाए जाते हैं। तो ये इन दोनों ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से रहा। अब बात कर लेते हैं स्प्रूस की। स्प्रूस की जो खासियत रही है, इसके अलावा एक देखिए स्प्रूस जैसा ही वृक्ष है, जैसे यहाँ पे साल सागौन था, सेम इसी तरह से स्प्रूस है, ब्लू पाइन, ठीक है। ब्लू पाइन और स्प्राइस जो स्प्रूस जो है वृक्ष हिमालय क्षेत्र के तो वृक्ष हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इनकी जो ऊंचाई जो प्राप्त होने की ऊंचाई है वो 2225 से लेकर के मीटर से लेकर के, दोस्तों मीटर में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 2225 मीटर से लेकर के 3078 मीटर के मध्य, यानी 3000 मीटर से प्लस के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर बात क्या कह रहा है, 1800 से 2600, जबकि ये ऊंचाई ज़्यादा हो जा रही है, 3000 प्लस हो जा रही है ऊंचाई। तो ये वृक्ष आपका ब्लू पाइन या स्प्रूस जो वृक्ष है ये नहीं यहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब आप सब बचता क्या है आपका, निश्चित तौर से देवदार। देवदार देखिए एक हल्की लकड़ी होती है जो कि बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है। ये हिमालयी क्षेत्रों में आपको पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1800 से 2600 मीटर के मध्य में पाई जाती है। और ये बहुत ही किफ़ायती लकड़ी होती है, हल्की होने के कारण काफ़ी उपयोगी होती है देवदार की लकड़ी, ठीक है। तो ये भवन निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो ये तथ्य यहाँ पर था, जो कि आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहे हैं निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। चलिए सुमेलित कर लेते हैं इसको। कह रहे हैं क्या कि स्थान बता रहे हैं इसमें। प्रश्न को देखिए, प्रश्न को थोड़ा बड़ा मैं कर दे रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए आइए देखते हैं। कह रहे हैं इसमें कि आपका निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, स्थान दे रहे हैं, फिर सामान्य वनस्पति प्रकार, ठीक है। कहाँ पर मतलब किस स्थान पर और किस तरह की वनस्पति पाई जाती है ये आपको बताना है। पहला कह रहा है हरियाणा और पंजाब वाले जो क्षेत्र हैं इनमें किस तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इनमें किस तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो ये आपको देखना है, ठीक है। इसमें कह रहा है आपका पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्रों में किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन कह रहा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन, दूसरा छोटा नागपुर दे रहा है, उसमें कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, और तीसरा कह रहा है पश्चिमी घाट में हिमालय आर्द्र वन, और चौथा कह रहा है हिमालय प्रदेश में उष्णकटिबंधीय कंटकीय वन। तो ये आपका ऑप्शन दे रहा है, जो कि आपको सुमेलित करना है। तो आप फटाफट कोशिश करिए, जो आपने पढ़ा है उस ज्ञान के आधार पर इसको सुमेलित करते चले जाइए। देखिए हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तो पाए नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी बरसता नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता है दोस्तों। फिर इसके बाद में क्या करा है, दूसरा अजी से सुमेलित करते चले जाइए सभी को। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्रों में सदाहरित वन तो नहीं पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य बात नहीं है। फिर कह रहा है हिमालय आर्द्र वन, हिमालय आर्द्र वन तो भाई यहाँ पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में पाए नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो पाए जाएंगे वहाँ पर वर्षा कम होती है, तो उष्णकटिबंधीय कंटकीय वन पाए जाएंगे। ये बिल्कुल यहाँ का सुमेलित इसका बिल्कुल ऑप्शन बनेगा आपका, ठीक है। देन इसके बाद आप देखेंगे तो कह रहा है छोटा नागपुर पठार, तो ये तो समाप्त हो गया। अब 3 ऑप्शन में से आप देखिए कौन सा है। छोटा नागपुर पठार का जो क्षेत्र है वो कैसा है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन, फिर उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, तो सदाहरित तो नहीं हो सकता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, जो आर्द्र, यहाँ की जलवायु इतनी आर्द्र नम वाली तो है नहीं दोस्तों, तो यहाँ ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन यहाँ पे पाए जाएंगे, जो कि हम लोगों के क्षेत्रों में भी इसी तरह के वन पाए जाते हैं। अगला है पश्चिमी घाट, मतलब इसमें कह रहा है पश्चिमी घाट के बारे में। तो पश्चिमी घाट में किस तरह के वन पाए जाएंगे ये आपको जवाब देना है। तो पश्चिमी घाट में अब कह रहा है बचा ऑप्शन क्या है आपका, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन और हिमालय आर्द्र वन। तो हिमालय आर्द्र वन तो होगा नहीं भाई पश्चिमी घाट में, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है नहीं। तो हिमालय शब्द लग गया है तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन यानी वर्षा वाला क्षेत्र होता है, सदाहरित वन पाया जाएगा पश्चिमी घाट में।
अब हिमालय प्रदेश में कौन सा होगा, तो निश्चित तौर से आपको हिमाचल प्रदेश में कौन सा होगा, तो हिमालय आर्द्र वनों का क्षेत्र यहाँ पर पाया जाएगा। तो ये कूट इस तरह से आपका आधार बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस आधार पर अगर हम देखेंगे तो इसके ऑप्शंस देखिए यहाँ लिखना होना चाहिए था दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपका इसको ए बी अगर करते हैं हम तो इस तरह से भी आप कर सकते थे। यहाँ पर ए बी ऑप्शन एग्जाम में ऐसे देता है दोस्तों, ABCD करके देगा और फिर यहाँ नंबरिंग कर देगा 1 2 3 और 4, इस तरह से स्टार्टिंग में नंबरिंग होगी। तो ये कूट आपको मिलाना होगा। तो ए का आपका दोस्तों कौन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए का 4 हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद बी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 1 हो जाएगा, बी का 1 होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ये गया है। फिर इसके बाद में क्या है, सी का आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा, 2 बनेगा। और इसके बाद निश्चित तौर से डी का आपका 3। तो 4 1 2 3 का जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। ऑप्शन इसका देखिए पहला ही ऑप्शन इस तरह का दिया हुआ है जो कि राइट आंसर आपका हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपका है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा वनाच्छादित क्षेत्र कौन सा है, ये आपका देखना है आपको। कह रहा है ओके ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र है। कह रहा है महाराष्ट्र है। यहाँ पर कह रहा है किस राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र कह रहा है ना दोस्तों। तो सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र मतलब यानी कि ये हो गया क्षेत्रफल के आधार पर। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक यहाँ पर जब कह देगा तो वो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, ठीक है। और आपका देखिए दोनों दृष्टिकोण हो जाएगा, चाहे ये क्षेत्रफल कहे और चाहे ये आपका परसेंटेज के लिहाज से कहे। तो यानी उस क्षेत्र विशेष में नहीं, उस राज्य विशेष में सबसे ज़्यादा। तो राज्य विशेष में सबसे ज़्यादा तो आप क्षेत्रफल का भी मानक कह सकते हैं, उस राज्य के क्षेत्रफल का सबसे ज़्यादा हो या क्षेत्रफल में। तो यहाँ पर वैसे भी आप क्रम में देखेंगे तो बिल्कुल बदला हुआ सा शेड्यूल आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, अब देखिए वन रिपोर्ट जो है 2019 एक थी, अभी जारी हो चुकी है वर्ष 2021 की वार्षिक वन रिपोर्ट। अब आप थोड़ा बात कर लें इसकी रिपोर्ट के बारे में, मैं चर्चा कर लूँगा आपसे, फिर मैं बात करता हूँ। देखिए वन रिपोर्ट जो है ISFR जो है, इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, ये आपका जारी करता है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर इसका जारी होती है रिपोर्ट। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो आपकी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में जारी होती रहती है। जस्ट मिनट दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट जो है रिपोर्ट जो है आपकी, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट 2019 की कहती है, उस रिपोर्ट के आधार पर देखेंगे तो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है उसमें देखेंगे कुल टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% हमारे पास वन थे, ठीक है। जबकि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो कहती है, वो कहती है हमारी रिपोर्ट में बढ़ोतरी हो जाती है, हमारी 24.62% वनों का क्षेत्रफल है, जो कि बढ़ोतरी आपको इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। लगभग करीब में आप 0.06% की बढ़ोतरी आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो ये आपकी यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि इसकी और अगली रिपोर्ट क्या कह रही है। अब इसने क्या कहा है दोस्तों इस रिपोर्ट ने, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि कितना टोटल रिपोर्ट आपका है, तो इस पे आप लोग देखेंगे। आगे बात कर लेते हैं कि ये जो क्षेत्रफल के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो राज्यों का क्रम क्या है सबसे ज़्यादा। तो देख लीजिए, क्षेत्रफल पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश का स्थान नंबर 1 पर है दोस्तों, ठीक है। दूसरा स्थान अगर हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल के आधार पर तो अरुणाचल प्रदेश का आपका आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का दूसरा नंबर आ जाएगा दोस्तों। तीसरा स्थान आपका छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ याद कर लीजिएगा दोस्तों, आप लोग भूलिएगा बिल्कुल मत। चौथा स्थान आपका आ जाता है ओडिशा का, ओडिशा। और 5वां स्थान आपका आ जाता है महाराष्ट्र का, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया दोस्तों टोटल उसका जो क्षेत्रफल है राज्य का, उस क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात करेंगे तो जो सर्वाधिक क्षेत्रफल राज्य के नहीं है, टोटल क्षेत्रफल का है। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा। राज्य का जो क्षेत्रफल होगा वो आगे परसेंटेज के आधार पे हम लोग बात करेंगे। अभी यहाँ बात हो रहा है क्षेत्रफल के लिहाज से, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल अगर भारत में किसी राज्य की बात करेंगे
तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में किस जगह पर, किस राज्य में वन है, तो पहला नंबर स्थान आ जाएगा मध्य प्रदेश का, दूसरा स्थान आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश का, देन तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ का होगा, जो कि मध्य प्रदेश, सोचिए अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ थे तब कितना बड़ा क्षेत्र रहा होगा दोस्तों। अभी मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 शीर्ष स्थान पर है, और 2000 के पहले की क्या स्थिति रही होगी वन के दृष्टिकोण से। तो ये चीज़ हो गई आपकी छत्तीसगढ़, और चौथे नंबर पर उड़ीसा, और पाँचवें नंबर पर महाराष्ट्र का नंबर आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर, तो भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो मिजोरम का नंबर 1 स्थान आता है दोस्तों, मिजोरम का। मिजोरम में जो आपका परसेंटेज पाया जाता है 84.53% जो है ये क्षेत्रफल है। तो याद रखिएगा लगभग करीब में 84.5 या 85% अगर अराउंड फिगर देता है तो आप इसको तथ्य को सही करेंगे। ये उसके टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का परसेंटेज है दोस्तों मिजोरम के। दूसरे नंबर पर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, ये उसके कुल राज्य के क्षेत्रफल का बात कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रहा है, जहां पर 79.33% है दोस्तों विस्तार। और तीसरा स्थान आपका आता है मेघालय का, मेघालय जहां पर 76% यानी 76% उसके टोटल क्षेत्रफल का वहां पर वन है। और चौथा स्थान आ जाता है मणिपुर का, और ये जो आपका है 74.34%, 74.34% है। और अगला राज्य आपका पांचवा है नागालैंड, तो ये नागालैंड क्या है 73.90% है दोस्तों। तो ये कुल टोटल रहा। अब आप देख लीजिए कि टोटल किसी राज्य के टोटल क्षेत्रफल का है ना, टोटल क्षेत्रफल का प्रतिशत के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो सभी 7 सिस्टर्स के ही नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। नंबर 1 स्थान पर आपका मिजोरम है, जो कि 84.53% का प्रतिनिधित्व कर रहा है अपने क्षेत्रफल के, जिसमें वन वो उसने बना रखे हैं, यह एस्टेब्लिश है प्रकृति के द्वारा। दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश का स्थान है, जो कि 79.33% है। और मेघालय फिर आपका तीसरा नंबर आ जाता है, जो कि 76% के साथ में है। और चौथा स्थान मणिपुर का है आपका, जो कि 74.34% है। और लास्ट आपका इसमें क्रम में देखेंगे तो पाँचवें नंबर पे 73.90% नागालैंड का है। तो ये तो बात आपकी हो गई। यहाँ हम लोगों का जो प्रश्न था दोस्तों उस प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न में कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र है। तो निश्चित तौर से इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, अपना मध्य प्रदेश सबसे आगे वाला प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात है। वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात अभी हम लोगों ने बात की थी, मध्य क्षेत्र में उच्चतम अनुपात किसका है, अनुपात मतलब उसके टोटल क्षेत्रफल का। तो किसका नाम लिया था हम लोगों ने, मिजोरम का निश्चित तौर से नाम लिया था। तो मिजोरम आपका सबसे नंबर 1 स्थान पर है। तो इसमें दूसरे क्रम का बता दीजिए दोस्तों कि दूसरा स्थान इसमें जो दिए हुए राज्य हैं उनमें क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश का दूसरा है, जो कि इसमें है नहीं कहीं जिक्र। तीसरा नंबर किसका आपका है दोस्तों, मेघालय का आपका आता है, तो मेघालय आपको 3rd नंबर पर हो जाएगा। फिर इस तरह के क्रम में आपका चलेगा। चलिए तो बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहे हैं 5वें नंबर के प्रश्न में जो कह रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम के पालन रेशम कीटों के पालन सेरीकल्चर के लिए नहीं होता है। सेरीकल्चर के लिए किन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है इनमें से। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है सहतूत का, सेरीकल्चर में कह रहा है पालन में सहतूत की बात कर रहा है कि सहतूत का, दूसरा कह रहा है अरंडी, तीसरा कह रहा है बांज, और चौथा कह रहा है सागौन का। तो इनमें से किसका प्रयोग जो है कि रेशम के कीट पालने में सेरीकल्चर के लिए नहीं किया जाता है, ये बताना है। पौधे की पत्तियों का प्रयोग किस में नहीं किया, किस पौधे की पत्ती का प्रयोग रेशम कीटों के पालन में के लिए नहीं किया जाता है, ये सीधा सीधा आपका प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए इसमें कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। सहतूत के वृक्ष का तो किया जाता है, पत्तों का, अरंडी का भी किया जाता है, और बाज के जो बांज है इसके भी, बांज को मतलब कहते हैं दोस्तों ओक का नाम सुने होंगे, ओक यही है बांज। ठीक है, ओक है। तो ये चीज़ आपकी है जिसमें बताना है आपको। तो ये आपका सागवन है आपका यहाँ पे दोस्तों, जिसका प्रयोग
रेशम के कीट का प्रयोग पालन में नहीं किया जाता, यानी सेरीकल्चर में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और देख लीजिए कि जो ये सेरीकल्चर है, यानी कि रेशम के कीटों के पालन के स्थान में अगर बात करेंगे तो चीन का सबसे नंबर 1 स्थान है, भारत दूसरे स्थान पर पड़ता है। और रेशम जो है ना, क्या है दोस्तों, रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना होता है, रेशा है। रेशम जो है प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा होता है, ठीक है, जो कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, जो कीड़े होते हैं रेशम के, उनके लार्वा के द्वारा रेशम का उत्पादन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसके पालन में मूल रूप से जो आपके वृक्ष पड़ते हैं वो सफ़ेद वाली शहतूत जो सफ़ेद होती है ना दोस्तों, सफ़ेद शहतूत जो होती है उसके लिए विशेष रूप से, उसके अलावा आरंडी यहाँ पर आपको दिया ही है, आरंडी का प्रयोग, बांज आदि पौधों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये आपका ध्यान रखना है आपको। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न आपका कह रहे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को बताना है कौन सा सत्य है दोस्तों। इसमें से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसको। कह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वनों के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको बताना है क्या ये सही है या गलत है। तीसरा कह रहा है भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं तथा इनके मुख्य वृक्षों में सागौन, शीशम, महुआ, आंवला, चंदन, सेलम जी, हुर्रा, साल आदि शामिल होते हैं। तो ये बताना है आपको, सेमल है, दो सेलम नहीं है, सेमल सही है। तो ये शामिल होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो अगला आप कह रहे हैं इसमें जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वनों में विभक्त किया जाता है। और चौथा कह रहे हैं आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार आदि क्षेत्रों में क्या होता है, आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट दे रहा है, चारों को आपको बताना है दोस्तों। किसके संदर्भ में कह रहा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में कह रहा है। और इसी को ही क्या कहते हैं, मानसूनी वनों के नाम से जाना जाता है। और हम लोग मानसूनी वनों वाले क्षेत्रों में हैं, तो आप लोगों के यहाँ क्या सागौन का वृक्ष मिलता है कि नहीं मिलता, सागौन, शीशम मिलता है कि नहीं, महुआ मिलता है कि नहीं, आंवला मिलता है कि नहीं, मिलता है ना, सभी मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो ये बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है। और ये भी आपका पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही आपका दे रहा है। और जल वाली उपलब्धता की बात कर रहा है, आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वनों में विभक्त किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आर्द्र पर्णपाती वनों में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार आदि ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सभी स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो इस आधार पे जो भी कूट सभी का होगा वही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 4 में दिया हुआ है। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न आपका कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं, ठीक है। चलिए कह रहे हैं यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये दे रहे हैं, और जिसमें आपको बताना है। और इस तरह से आपको सभी के बारे में तीनों दे रहे हैं, 3 वनों के बारे में, और बताना है कि कौन से सही हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। कह रहे हैं ये कि उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार वन के बारे में कह रहे हैं ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, यानी पश्चिमी घाट के, और पश्चिमी ढाल मतलब आपका हो गया ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे, ठीक है। ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, जो उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ हैं ना वो, ठीक है, हिमालय की उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो ये कह रहा है क्या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जहाँ खूब वर्षा होती है। जी हाँ, अब आप बात कर लीजिए पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की बात करेंगे तो आप बात कर लीजिए मेघालय की बात कर लीजिए, ठीक है। मेघालय वाले क्षेत्रों में ये पहाड़ियों में ये वन पाए जाते हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। आपने मासिन डाम का नाम सुना है, चेरापूंजी जो पहले चेरापूंजी में होती थी, अभी मासिन डाम में वर्षा खूब ज़्यादा होती है, विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा वाले। और फिर अंडमान निकोबार वाला जो द्वीप समूह है क्षेत्र, वहाँ पर भी खूब ज़्यादा वर्षा पाई जाती है दोस्तों। तो ये वाला बिल्कुल कह रहा है। तो ये क्या आपका आंसर है, राइट आंसर इसमें दे रहा है, ठीक है। ये सत्य स्टेटमेंट आपका दे रहा है। दूसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय कंटकी वन के बारे में कह रहा है। उष्णकटिबंधीय कंटकी वन के बारे में जो कह रहा है वो कह रहा है कि लगभग 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह वन पाए जाते हैं। यानी कंटकी मतलब कटीले दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, कई बार आया जिक्र कटीले वृक्ष यानी कांटे वाले वृक्ष। तो कांटा कहाँ पे होगा, जहाँ पे पानी की उपलब्धता कम होगी वन को, ठीक है। तो वर्षा वाले
क्षेत्रों में यह वन पाए जाते हैं। इन वनों का विस्तार दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल हैं। इनमें पाई जाने वाली प्रजातियां बबूल, खैर, खेजड़ी, प्लास आदि हैं। तो ये बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही सॉरी दोस्तों दिया हुआ है। और तीसरा कह रहा है आपका पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन में देखिए क्या कह रहे हैं, भारत के पर्वतीय वनों में को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, उत्तरी पर्वतीय वन, दूसरा कह रहे हैं आपका उत्तरी पर्वतीय वन एवं दक्षिणी पर्वतीय वन। ठीक है, उत्तर वाले हिस्से में जो पर्वतीय वन यानी कि हिमालय क्षेत्रों के जो वन हो जाएंगे उत्तर पर्वतीय वन हो जाएंगे, कहेंगे दोस्तों उत्तरी पर्वतीय वन। और दक्षिण में जो आपका दक्षिण की पहाड़ियां हैं उनके वनों के बारे में कह रहा है। क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पतियों में भी बदलाव आता है, इसलिए हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन से लेकर टुंड्रा क्षेत्रों में पाई जाने वाले वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। तो यहाँ बात कर रहा है दोस्तों हिमालय की ही, हिमालय के कह रहा है ऊपरी हिस्से वाले यानी उत्तरी, जैसे हिमालय हमारा 3 श्रेणियों में बटा हुआ है ना दोस्तों। आपका देखेंगे कि बात हो रही है चाहे बृहद हिमालय की हो या मध्य हिमालय की हो और शिवालय हिमालय की बात हो, तो अब ये इस क्रम में बांटा गया है ये। तो यहाँ पर हो जाएगा बृहद हिमालय वाला जो क्षेत्र होगा वो उसके बाद में, और फिर ये आपका शिवालिक हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र होगा, वहाँ पर उत्तर और दक्षिण की बात करके कह रहे हैं यहाँ पर। तो टुंड्रा क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका दोनों, आपका ये भी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, पर्वतीय वनों के बारे में। ठीक, तो इस आधार पे सभी ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट हो जाते हैं। अगला दे रहा है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के क्षेत्रों में पुस्ता जड़े, ठीक है, पुस्ता जड़े जिसे आप बटेश रूट्स कहते हैं होती है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के जो शब्दों की सीमा है उस शब्दों को आप समझिएगा, उसकी भाषा को। ठीक है, कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के क्षेत्रों में पुस्ता जड़े, ठीक है, पुस्ता जड़े, ठीक है, जड़ें जिसे आप लोग कहते हैं बट्रेस रूट्स होती हैं, क्योंकि ये इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला कह रहा है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपने डिटेल पढ़ा होगा तभी आपको ये बताने में आसानी होगी। यह मृदा में वायु मिश्रित करने में सहायक होता है। दूसरा कह रहा है पुस्ता जड़ों में पाए जाने वाले जीवों में सहजीवी संबंध होते हैं। और तीसरा कह रहा है वृक्ष ग्रामीणी कुल फैमिली से संबंधित है। और चौथा कह रहा है पुस्ता जड़ों को दृढ़ काष्ठ का बलकृष्ट जलोढ़क जिसे आप मैकेनिकल लोड, ठीक है, मैकेनिकल लोड वहन करना पड़ता है। तो ये आपको बताना है इसमें से कि क्या इसमें से इसे क्योंकि इसको क्यों कहा जाता है पुस्ता जड़ें होती हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के क्षेत्रों में पुस्ता जड़ें जो होती हैं वो क्योंकि ये पुस्ता जड़ों की दृढ़ काष्ठ और बलकृत जलोढ़ जिसे आप लोग मैकेनिकल लोड वहन करना पड़ता है, ये इसके सेंस में यहाँ पर आपका जवाब ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और भी देख लेते हैं ये बट्रेस रूट होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा बरगद का वृक्ष, दोस्तों बरगद का वृक्ष आपने देखा होगा कि उस बरगद के वृक्ष से उसकी शाखाएं नीचे आती हैं और उस जड़ों के रूप में आपको वो पकड़ी हुई, सहारा दी हुई आपको दिखाई देती हैं। तो इस तरह के जो वृक्ष आपके पाए जाते हैं उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, बट्रेस रूट कहता है, बट्रेस रूट कहा जाता है। यानी कि ये जो बड़े वृक्ष होते हैं उनको सहारा देने का कार्य करते हैं दोस्तों, ठीक है, सपोर्ट करने का कार्य करते हैं, जिससे कि और उनको जो है हिमालय क्षेत्रों में ऐसे वृक्षों को वो पोषक तत्वों को उचित मात्रा में प्राप्त करने में सहायता करती है, बट्रेस रूट वगैरह जो होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख ली कि बट्रेस रूट का इसमें काम क्या होता है।
और ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में अत्यंत कठोर और भारी काष्ठ वाले वृक्षों का भार सहन करने में उपयोगी होता है ये जो बटरफ्रूट होता है। ठीक है दोस्तों, यानी पुष्टा जड़े जिसे कहते हैं ये। और ये आप समझ गए, एक उदाहरण मैंने आपको बरगद के पेड़ का दिया। इस तरह के बहुत सारे आपको उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिनकी जड़ों के अलावा और उनकी शाखाओं से निकलती हुई टहनियों से, जो टहनियों से जड़ें निकलती हैं वो ही बटरफ्रूट कहलाती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो मुझे लगता है कि आपने इस बात को समझ लिया होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है जलोढ़क वहन करना पड़ता है, यानी कि दृढ़ काष्ठ लकड़ियों का, जो मजबूत लकड़ियाँ होती हैं उनका भार सहन करना पड़ता है इसको। तो ये बात आप यहाँ पे थी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। फिर दूसरा कह रहा है इसमें वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। तीसरा ऑप्शन है औसत आर्द्रता 75 सेंटीमीटर से अधिक, और यह वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर पूछा आपका है किस वन के बारे में पूछा है। संभवतः यही क्वेश्चन आपका निश्चित तौर से है आपका, और इसमें कोई संदेह करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर जहाँ पर आपका 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही हो, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता हो, औसत आर्द्रता जो वहाँ पर 75% से अधिक रहती हो, और यह वर्ष भर हरे भरे दिखाई देने वाला वन क्षेत्र हो, तो कौन सा क्षेत्र होगा दोस्तों। तो निश्चित तौर से इसमें संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। उष्णकटिबंधीय नम सदापर्णी वन या सदाबहार वन के इस श्रेणी में आपके आएंगे। ठीक है, कौन से आएंगे, उष्णकटिबंधीय जो है नम सदाबहार वन, ठीक है, या सदा पर्णपाती वन, ये आपके इसके अंतर्गत आएंगे। देखिए पूछा क्या है, वनस्पति के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक उपयुक्त का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये बिल्कुल प्रतिनिधित्व करने वाला जो वन है आपका पहला नंबर जो दिया हुआ है, सदा उष्णकटिबंधीय नम सदापर्णी वन या सदाबहार वन के नाम से इसको आप जानते हैं। तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना हो 250 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, 250 सेंटीमीटर के आसपास की वर्षा है, तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान है, और औसत आर्द्रता जो है 75% से यहाँ ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और वर्ष भर यहाँ पर हरे भरे वन दिखाई देंगे। तो ये वाला वन जो क्षेत्र होगा उष्णकटिबंधीय नम सदापर्णी वन या सदापर्णी जो है। नेक्स्ट आपका है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। ठीक है, ये प्रश्न आपका मैंने अभी आपको बताया था, पिछले प्रश्न में ये था इसके बारे में, जो कि इसकी डिटेल हम लोगों ने देख ली थी। चलिए बात कर लेते हैं। तो बताइए कौन सा है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और तीसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय कटीले झाड़ी वन, और चौथा कह रहा है घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन। तो कौन से क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं आपको बिल्कुल निश्चित तौर से पता होगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, कौन से, सागौन है। इसके अलावा और आप ऑप्शन में पिछले प्रश्न में जो था उसका जवाब आप हमको दीजिए कि कौन सा वृक्ष और नेक्स्ट वृक्ष कौन सा था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल देते रहिएगा। ठीक है, दे दिया जवाब आप लोगों ने, साल का वृक्ष था। चलिए पिछले प्रश्न में आप देख लीजिएगा, पहले नंबर प्रश्न में ही यही डिटेल हम लोगों ने देखी थी। तो यहाँ पहला हो गया ऑप्शन ओके। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से मैंग्रोव वन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। ठीक, कहाँ पर ऐसा मिलेगा आपको, तो उष्णकटिबंधीय उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, दूसरा कह रहे हैं दक्षिण पश्चिमी बंगाल, तीसरा है आपका दक्षिणी सौराष्ट्र, और चौथा कह रहे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहे हैं। तो कहाँ पर मैंग्रोव वन भी पाया जाए, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोग कहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ये सारे संयोग जो दिखाई देंगे वो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि काफ़ी लंबा है वो क्षेत्र, और उस क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, ये 3 राज्य दे रहा है। कह रहा है उपरोक्त में से किस में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी होना, जो वर्डी नहीं, सदापर्णी वन होते हैं। तो ये आपको बताना है कि कहाँ पर सदापर्णी वन होते हैं। ये इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश आपकी बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम में।
तो कहाँ पर ये होगा दोस्तों? तो निश्चित तौर से आप जान रहे हैं अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो भी आपका ये सदापर्डी वन वाले क्षेत्र में मिलेगा आपको। इसके अलावा अगर बात कर लेंगे हम तो आपका नंबर आ जाएगा मिजोरम, क्योंकि यहाँ पर सेम जगह तरह की जलवायु का वाला क्षेत्र है, तो यहाँ हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में सदापर्डी वन नहीं पाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आर्द्र सदापर्डी वन यहाँ हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा। तो कूट में जो भी होगा पहले और तीसरे का वही राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वह निम्नलिखित में से किस पादप किन पादपों के प्राकृतिक रूप में उगते हुए देखने की संभावना है? ये आपका कौन सा प्रकार का वृक्ष होगा जो कि देखने में आपको संभावना बनी है? ऑप्शन दे रहा है आपका बांज, और दूसरा ऑप्शन आपका दे रहा है बुरुंस, और तीसरा है आपका चंदन। तो बताइए आप लोग हिमालय की यात्रा करेंगे तो कौन से वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे? ठीक है दोस्तों, तो फटाफट बता दीजिए, आप लोग जवाब दीजिए। बांज है, बुरुंस है, चंदन है, तो कौन सा हिमालय की यात्रा करते समय देखने को मिलेगा? तो चंदन को छोड़ के, ये चंदन तस्कर कहाँ है? वीरप्पन, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने को वाला क्षेत्र, मिलने वाला क्षेत्र है ये। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे क्या? बांज और बुरुंस, ये क्षेत्र देखने को आपको मिलेंगे हिमालय की यात्रा करते समय। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पर आपका पहले दूसरा का ऑप्शन जो है वो पहले में है, वही राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शंकुधारी वनों के बारे में है, इसमें पढ़ना आपको है, यानी आपको समझ करके जवाब आपको देना होगा कि कौन सा राइट आंसर आपका है। कह रहा है शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों यानी 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री अक्षांशों में पाए जाते हैं, पहला ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा कह रहे हैं ये कि शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर और पर्णपाती प्रकार के होते हैं, ये आपका तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे शंकुधारी वनों को टैगा वन भी कहा जाता है। तो ये बताइए इसमें से कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे, कौन कौन से प्रकार पाए जाएंगे, कहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक ध्यान देना है, इसमें बताना आपको है कौन से उपयुक्त में से सही है। तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त में से बात जो कह रहा है सभी सही वाले ऑप्शन में है, बट तीसरा आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं करेक्ट है? शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे और कठोर और प्रकार के होते हैं, जी नहीं, शंकुधारी वनों के वृक्ष लंबे होते हैं, छोटे नहीं होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे गलत दे दिया था इसमें से। और ये कठोर नहीं होते, नम कास्ट के होते हैं, नम यानी कि नरम होता है, नरम या नम कास्ट होती है इनकी, कठोर कास्ट नहीं होती है। तो ये भी आपका यहाँ पर सही नहीं है वाले वृक्ष हैं यहाँ पे। ओके, और ये इन वृक्षों से कास्ट का उपयोग करते लुगदी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और अखबारी कागज वगैरह ऐसे बनते हैं शंकुधारी वनों, यहाँ की जो बात कह रहा है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर ये गलत हो जा रहा है, बाकी सभी आपके ऑप्शन सही हैं, यानी पहला, दूसरा और चौथे का ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो कि आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दे रहे हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित राज्यों में से ऐसे सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक की स्थितियां उपलब्ध हैं जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विभिन्न किस्मों की खेती हो सकती है, और वह इन क्षेत्रों में निर्यात उन्मुक्त उद्योग विकसित कर सकता है। ये किसके बारे में, किस राज्य के बारे में बता रहा है दोस्तों? कि जहाँ पर इस तरह की वृक्ष मतलब जो है आर्किड की विभिन्न किस्मों की खेती हो सकती है, और वह क्षेत्र निर्यात उन्मुक्त उद्योग विकसित कर सकता है। तो आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो कौन सा क्षेत्र होगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश इस तरह की वनस्पतियों के लिए बहुत ही अनुकूल जलवायु रखता है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर बी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्ति हैं, किन में प्रवाल भित्ति हैं? तो बहुत ही अच्छा है आपका ऑप्शन क्वेश्चन है यहाँ पे। कह रहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, फिर कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, सुंदरवन में। तो ये आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पर आपको मिलते हैं, आपको मिलेंगे आपको। तो पहली बात तो आप जान लीजिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मिलेगा आपको, प्रवाल भित्ति वाले टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों। दूसरा कह रहे हैं यहाँ पर कच्छ की खाड़ी, तो जी हाँ, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी जो आपका है ये तो बिल्कुल ही आपका सही ऑप्शन है दोनों। ये केवल सुंदरबन वाला डेल्टाई जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर आपको
नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि वो स्वच्छ पानी में उत्पन्न होने वाले जीव होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, सुंदरवन में दलदली कचड़े वाली क्षेत्र जाते हैं जो कि पानी शुद्ध नहीं होता है, तो यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल भित्तियाँ होती हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरे का ऑप्शन जो है वही राइट आंसर हो जाएगा, पहला नंबर। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 2004 की सुनामी के अनुसार सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध अविश्वसनीय सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं, ये बताया कि 2004 की सुनामी ने। चलिए, तो क्या बताया इन्होंने, तो आप इसको देख लीजिए। क्या कह रहा है, मैंग्रोव अनुप होने से समुद्र एवं मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग न तो रहते हैं और न जाते हैं। ये स्पष्ट हुआ भाई सुनामी से 2004 की। लग रहा है आपको? चलिए, लग रहा हो तो ठीक है, नहीं लग रहा हो तो भी ठीक है। मैंग्रोव भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं। अच्छा, जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को ज़रूरत पड़ी। दवा खाए थे उसका? ओके। अगला कह रहा है, मैंग्रोव के वृक्ष के घने बितान लंबे वृक्ष होते हैं और चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान कर देते हैं। हम बहुत लंबे लंबे वृक्ष होते हैं ये। चलिए, अगला कह रहा है, मैंग्रोव के वृक्ष अपनी सघन जड़ें होना चाहिए दोस्तों, सघन नहीं होगा यहाँ पर, सघन जड़ें। सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते। हाँ, ये बात है, ये इतनी मजबूत इनकी पकड़ होती है। आपने जब भी सुंदरबन डेल्टा के बारे में आपने देखा होगा दोस्तों, वहाँ पर आपको देखने को मिला होगा सबसे सटीक कि मैंग्रोव वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण से, और काफ़ी गहरी और सघन जड़ें होती हैं, तूफानों और ज्वार भाटे में से नहीं उखड़ पाते हैं। ये मजबूत इनकी पकड़ होती है। इससे क्या होता है कि जब पानी का बहाव भी कम हो जाता है और चीज़ें जब रिटर्न पानी होता है भाटे की स्थिति में, तो भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर स्टोर होती रहती हैं। मतलब काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो जाता है ये मैंग्रोव। ये 2004 की सुनामी के बाद में ऐसा महसूस हुआ। ये पहला ऑप्शन है, बाकी सब तो खिलवाड़ दिया है इसमें। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है दोस्तों, सबसे सटीक जवाब वही था आपका। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, चलिए विचार कर लेते हैं भाई। कह रहे हैं क्या, यह वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय कटिबंध के पास पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात किसकी कह रहे हैं दोस्तों, एक बार फिर से जिक्र कर लेता हूँ मैं। कह रहे हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में कह रहे हैं। किसके? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में विशेषता के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कह रहा है यह वन भूमध्य रेखा और यह उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं। इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं, वह पूरे वर्ष यह अत्यधिक वर्षा होती है। तो ये बात दूसरी कह रहे हैं इसमें। और तीसरी बात कह रहे हैं, इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, ये बात है। और चौथा कह रहा है, इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसमों में अपनी पत्तियां पूरी तरह से गिरा देते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में बेटा पत्तियां तो कभी नहीं गिरती हैं पूरी। ठीक है दोस्तों, ये गिरती रहती हैं, जमती रहती हैं। और यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन कह रहा है, इन वन क्षेत्रों में दिन में समय सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता। जी हाँ, इतने ज़्यादा चौड़ी पत्तियाँ होती हैं कि सूर्य के प्रकाश को धरातल तक नहीं पहुँचने देती हैं। इसी कारण से प्रकाश की चाह में जो है वृक्ष लताओं के रूप में पेड़ों पर लिपट करके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये आपने देखा होगा, डिस्कवरी वगैरह चैनल पे आपने इस बात को महसूस किया होगा। तीसरा कह रहे हैं, इसमें अगला कह रहे हैं, इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं, पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। बिल्कुल सही है। यह वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय कटिबंध के पास पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो यानी पहला, दूसरा, तीसरा का ऑप्शन राइट है, चौथा नहीं राइट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा का ऑप्शन जहाँ भी होगा वही राइट हो जाएगा। थर्ड में आपको ऑप्शन दे रहे हैं, करेक्ट होगा आंसर आपका यहाँ पे। और 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जिसमें कह रहे हैं आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा वन है, शानदार वन है, शानदार प्रश्न है। कह रहा है वर्षा वनों में, मानसूनी वनों में, भूमध्यरेखीय वनों में और शंकुधारी वनों में। तो कहाँ पे पाए जाएंगे दोस्तों? ये जो पाए जाते हैं वो वर्षा वनों में पाए जाते हैं, आर्किड और ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे। ठीक है,
और जान लीजिए परजीवी पौधों के रूप में यही पाए जाते हैं। ब्रोमाइड एक विशेष प्रकार का पौधा होता है, ठीक है। ब्रोमिलाइड जो है इसकी खासियत थोड़ी सी जान लीजिए आप। एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो पत्तियों में जल को संचित कर लेता है। क्या कर लेता है ये? पत्तियों में जल को संचित कर लेता है, जल को संचित कर लेता है, ठीक है, संचित कर लेता है। और मेढक जैसे प्राणी इस जल के पॉकेट का उपयोग कर अंडे देने के लिए करते हैं, ठीक है। मेढक जैसे जो प्राणी होते हैं इन जल के पॉकेट का उपयोग जो है अपने बच्चों को मतलब जो है जनन करने में, प्रजनन करने में उसका उपयोग करते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ी सी बात इसके संदर्भ में रही है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। चलिए आइए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में बुग्याल शब्द किस को निरूपित करता है? ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप निश्चित तौर से इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। जवाब फटाफट दीजिए दोस्तों। किसके बारे में बात कर रहा है? कह रहा है गहरी और चौड़ी घाटियों को बुग्याल कहते हैं। दूसरा कह रहा है ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को। तीसरा कह रहा है ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को। और तीसरा कह रहा है नदी अपवाह के क्षेत्रों में स्थित घास के मैदान को। तो फटाफट बता दीजिए आपको, जो कि हिमालय के उत्तराखंड हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाने वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। ये कैसा क्षेत्र है दोस्तों? ये घास का मैदान है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जवाब फटाफट देते रहिए। तो घास का मैदान का क्षेत्र है, तो ऊंचाई पर स्थित ये घास का मैदान का क्षेत्र है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? उत्तराखंड हिमालय वगैरह के क्षेत्रों में ये पाया जाता है। हिमालय में ऊंचाई के साथ घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। ये बात थोड़ी सी जान लीजिए। ऊंचाई के मैदानों को जो है वो हिमालय पर ऊंचाई के साथ जो मैदानी क्षेत्र मिल जाता है उसे ही बुग्याल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपका था 20 प्रश्नों की आज की प्रश्नों की श्रृंखला। थोड़े से प्रश्न कुछ कठिन थे दोस्तों। देखिए आईएएस में इस तरह के प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे प्रश्नों को लिया जाए कि जो कि एग्ज़ाम में आपको एक कॉन्फिडेंस उत्पन्न करे। ऐसा ना हो कि आपने केवल प्रश्न देख लिया और आसानी से कर ले जाएं। थोड़े से कठिन प्रश्नों को भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सरल प्रश्न ही नहीं आएंगे, कुछ ऐसे प्रश्न भी आएंगे जो जटिल होंगे, आपको भ्रमित करेंगे, डराएंगे। तो आज से आप अभी जब सॉल्व किए रहेंगे तो आपको आसानी देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऐसे मेहनत करते रहिए और अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।